चलिए तो शुरू कर रहे हैं हम आज के टेस्ट का एनालिसिस, है ना। चलिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुर्तगाली उपनिवेश के संबंध में सही है। देखो भाई, बात कर रहे हैं यहाँ पर हम पुर्तगाली उपनिवेश की। क्लियर हो रही बात? बात हो रही है पुर्तगाली उपनिवेश की, मतलब पुर्तगाली उपनिवेश के संबंध में हमको यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर कथन सही है। ठीक है, पहला कथन है अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने गोवा पर आधिपत्य स्थापित किया। बड़ी अच्छी बात है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में यहाँ पर पुर्तगालियों ने गोवा पर आधिपत्य स्थापित किया। ठीक है, हमको नहीं पता यहाँ पर इसका आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली धार्मिक मामलों में सहिष्णु थे। देखो भाई, आपका जैसे ही सेकंड स्टेटमेंट मिला है तो पुर्तगाली बोल रहा है धार्मिक मामलों में सहिष्णु थे। क्या पता हम तीसरे को एक बार और पढ़ लेते हैं। उन्हें मुगल साम्राज्य का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि दक्षिण भारत मुगलों के प्रभाव से स्वतंत्र था। अच्छी बात है, यहाँ पर इन्होंने भी बोल दिया। देखो, यहाँ पर हम सॉल्व करने के 2-4 तरीकों पर भी चर्चा करेंगे और इससे हमारे आंसर बड़े जल्दी जल्दी निकलेंगे। ठीक है, देखो पहली बात यहाँ पर ये कि हमें सबसे पहले सबसे छोटे स्टेटमेंट को पकड़ना है। ठीक है, सबसे छोटा स्टेटमेंट हो सकता है हमें जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट है कि पुर्तगाली धार्मिक मामलों में सहिष्णु थे। तो भाई आपको, अगर मैंने मेरी क्लास किए है आपने, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से पता होगा कि पुर्तगाली धार्मिक मामलों में बिल्कुल भी सहिष्णु नहीं थे। वे असहिष्णु थे क्योंकि उन्होंने अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने में यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्लियर हो रही बात? मतलब आप यहाँ पर आसानी से समझ जाइए कि यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। समझ रहे हो आप? बिल्कुल गलत है। पुर्तगाली धार्मिक मामलों में सहिष्णु नहीं थे। समझ रहे हो आप? और जैसे ही यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन गलत होता है, देख लीजिए, अगर जैसे ही हमारे यहाँ सेकंड ऑप्शन गलत होता है तो हमको यहाँ अपने आप यहाँ पर हमारा पहला ए ऑप्शन कट जाता है। ठीक है, हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन कट जाता, हमारे यहाँ बी ऑप्शन कट जाता है और हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन कट जा रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ऑप्शन लगातार 3 कट चुके हैं। मतलब हमें यहाँ आंसर मिल चुका है सी, केवल 1 और 3। देखिए कितना आसानी से हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब हम अपने आंसर को ना मजबूत भी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब पहला स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने गोवा पर आधिपत्य स्थापित किया। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और दूसरी बात, उन्होंने मुगल साम्राज्य का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि दक्षिण भारत मुगलों के प्रभाव से स्वतंत्र था। बिल्कुल बात यहाँ पर सही रही। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया सी। देख लीजिए, यहाँ पर आपको अगर ये दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका आंसर का जो एनालिसिस है उसमें साफ समझ में आ रहा है कि पुर्तगाली धार्मिक मामलों में असहिष्णु और कट्टरपंथी थे। उन्होंने भारत में जबरन धर्मांतरण का प्रयोग किया। देखो, एक ही स्टेटमेंट से हमने अपना आंसर निकाल लिया। तो भाई आपको ऐसे आंसर निकालना बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के पतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो भाई, मुगल साम्राज्य के पतन को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो देखो, मुगल साम्राज्य के पतन को लेकर यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है कि औरंगजेब की दक्कन नीति, मतलब ये कहा जा रहा है कि औरंगजेब की दक्कन नीति के कारण कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य का पतन हमको देखने को मिला है। बिल्कुल सही, यहाँ पर ये बात हमको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हम 2 स्टेटमेंट और पढ़ लेते हैं, है ना, उसके बाद हम अपना निष्कर्ष निकालेंगे। सेकंड स्टेटमेंट है कि मुगल दरबार की राजनीति ने अस्थिरता को कम किया। ठीक है, देख लेते हैं। थर्ड है कि मनसबदारी प्रणाली में निहित दोष ने मुगल सेना को भ्रष्ट बना दिया। देखो भाई, बात यहाँ पर पहले स्टेटमेंट से फिर से शुरू करते हैं क्योंकि छोटा स्टेटमेंट है, पहले हम इसी को टारगेट करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है कि औरंगजेब की दक्कन नीति, हाँ बिल्कुल बात सही है। कहीं ना कहीं अगर औरंगजेब दक्कन की ओर नहीं जाता तो मुगल साम्राज्य का विस्तार और मुगल साम्राज्य कमजोर नहीं होता। ठीक है, तो एक बड़ा कारण निकल के आ रहा है कि आप औरंगजेब की दक्कन नीति। ठीक है, तो भाई देखो, पहला आपका आंसर यहाँ पर हो गया है सही, पहला स्टेटमेंट हो गया आपका सही। तो आपका यहाँ पर आंसर जो है आपका सी ऑप्शन है ये कट जाता है क्योंकि ये केवल 3 की बात कर रहा है ना, इसलिए केवल 3 आपका यहाँ पर कट गया। ठीक है, अब बचे हैं आपके पास 3 ऑप्शन। देखिए दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम जल्दी से। मुगल दरबार की राजनीति में अस्थिरता को से मुगल, देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि मुगल दरबार की राजनीति ने अस्थिरता को कम किया। देखो यहाँ पर ये बात भी कहीं ना कहीं, देखो मुगल दरबार की राजनीति अस्थिरता को कम किया, ये बात बिल्कुल सही है। देखो राजनीति वहां पर इतनी मुगल दरबार में चल रही थी कि कहीं ना कहीं वो अस्थिरता का दौर प्रारंभ हो चुका था। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझना है कि मुगल दरबार की राजनीति ने अस्थिरता को कम किया। यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता मुगल दरबार के राजनीति के कारण आ गई थी। ठीक है,
अगला यहाँ पर कथन है कि मनसबदारी प्रणाली में निहित दोष ने मुगल सेना को भ्रष्ट बना दिया। बिल्कुल सही, कहीं ना कहीं मुगल सेना जो थी वो यहाँ पर क्या हो गई थी, भ्रष्ट बन गई थी। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं मनसबदारी प्रणाली ने ये सब दोष लेकर आ गए थे, इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं और हमारा आंसर यहाँ पर 2D निकलता है, मतलब डी हमारा यहाँ पर क्या है, आंसर है। देख लीजिए भाई बहुत अच्छे से यहाँ पर ये दो दूसरे का डी आंसर दिया हुआ है। ठीक है, बढ़ते आगे जल्दी से हम लोग। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में भारत की सामान्य स्थिति और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो भाई जल्दी से मैं आपको ये बता दूं, ये बड़े अच्छे से क्लियर कर दूं कि सभी लोग म्यूट करके रखे अपने आप को, है ना, म्यूट करके रखना है ना, अन्यथा मैं आपको हटा दूंगा यहाँ से, है ना, क्योंकि क्लास बहुत डिस्टर्ब होती है, आप बहुत अच्छे से यहाँ समझ जाए चीजों को, है ना, अन्यथा मैं आपको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। देखिए फ्रांसवा वर्नियर को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। फ्रांसवा वर्नियर ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में भारत की सामान्य स्थिति और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखो बड़ी अच्छी बात है, बर्नियर की बातें हो रही है। ठीक है, बर्नियर की पुस्तक थी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। देखो मुगल एम्पायर, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के बारे में इन्होंने क्या लिखा है? तो इन्होंने यहाँ पर पहला कथन हम उसके लिए पढ़ते हैं कि मुगलों के समय भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था। ठीक है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है कि भूमि पर स्वामित्व का अधिकार वंशानुगत होता था, और तीसरा कथन है कारीगर व्यापारी समुदाय और व्यावसायिक वर्ग से समृद्ध थे। देखो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बर्नियर के अनुसार भूमि पर राजा का स्वामित्व होने के कारण भूमि स्वामी अपने संतानों की भूमि नहीं दे सकते थे। देखो भाई यहाँ पर बात क्लियर हो रही है। इसके अलावा क्या है कि बर्नियर के अनुसार मुगलों के समय कई प्रकार के नगर, जैसे व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, तीर्थयात्रा संबंधी नगर आदि अस्तित्व में थे। इनका अस्तित्व व्यापारी और व्यावसायिक वर्गों की समृद्धि का सूचक है। ठीक है, और हालांकि चूंकि राज्य द्वारा मुनाफे को विनियोजित किया जाता था, इसलिए कारीगर को उनके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हेतु कोई प्रेरणा नहीं मिलती थी। इस प्रकार उत्पादन में गिरावट आई और कारीगर निधन होते गए। इसलिए कथन 3 सही नहीं है। मतलब देख लीजिए यहाँ पर आपका आंसर क्लियर समझ में आएगा कि भूमि पर स्वामित्व का एकाधिकार वंशानुगत होता था। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं बात बिल्कुल गलत थी। ठीक है, तो जैसे ही देखो आपका ये दूसरा ऑप्शन कटता है तो आपका यहाँ पर बी और डी दोनों कट जाते हैं। अब बचा है आपके पास तीसरा ऑप्शन। देखो तीसरे ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। कारीगर व्यापारी समुदाय और व्यावसायिक वर्ग समृद्ध। देखो भाई कारीगर तो ना कभी भी समृद्ध हो ही नहीं सकता, किसी भी समय में देख लो, कारीगर को कभी भी मुनाफा नहीं मिला है। मतलब बात यहाँ पर क्लियर हो रही है कि कारीगर को मुनाफा नहीं मिला है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बी कट जाता है। मतलब आपका आंसर निकल जाता है यहाँ पर ए। क्लियर हो रही बात? मतलब ए मतलब मुगलों के समय भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था। बिल्कुल यहाँ पर बात बिल्कुल सही है कि मुगलों के समय में भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में 18वीं शताब्दी के आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के संदर्भ में द्वितीय कर्नाटक युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब यहाँ पर बात हो रही है कि जो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष हुआ था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसको लेकर क्या स्थिति थी। ठीक है, चलिए तो देखो बड़ी अच्छी बात है। पहले तो आपको द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के बारे में अगर आपको थोड़ी जानकारी होगी तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होगा कि ये कहीं ना कहीं क्या था, ये उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था। जो हैदराबाद और मैसूर, हैदराबाद और आपका कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर ये युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो देखो भाई पहला यहाँ पर कथन बोला गया है कि यूरोप में होने वाले आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का विस्तार था। देखो भाई बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो केवल एक जो आपका स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का विस्तार ये नहीं था, जबकि आपका जो प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध था वह कहीं ना कहीं आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का विस्तार था जो यूरोप में घटित हो रहा था। मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 कट जाता है ना। अब आपका ऑप्शन 1 नंबर कट गया, मतलब आपका ए ऑप्शन कट गया और सी ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे की कि वांडीवास के युद्ध के पश्चात हुई पेरिस की संधि के साथ ही यह समाप्त हो गया। देखो भाई बिल्कुल नहीं, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि वांडीवास के युद्ध के पश्चात हुई पेरिस की संधि यहाँ पर नहीं हुई थी। कहां पर हुई थी हमको नहीं पता, परंतु यहाँ नहीं हुई थी। तो देखो भाई यहाँ पर हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ए बी सी तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं और आंसर निकलता है आपका डी। मतलब यहाँ पर आपका आंसर आएगा चौथे का डी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा देखो इसका एनालिसिस देख लो एक बार जल्दी से। एनालिसिस ऐसा है
कि प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में होने वाले आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की प्रतिध्वनि थी, न कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध की। हैदराबाद और कर्नाटक के सत्ता संबंधी उत्तराधिकार के गृह युद्ध ने फ्रांसीसी और अंग्रेजों को उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान किया। देखो भाई, यहाँ डुप्ले की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कहीं ना कहीं यहाँ पर महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है डुप्ले की भूमिका, ठीक है। और 1760 में वांडीवास में हुए युद्ध के साथ तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था। देखो भाई, वो जो पेरिस की संधि हुई थी ना, वो पेरिस की संधि तृतीय कर्नाटक युद्ध का परिणाम थी, ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध का परिणाम थी, ठीक है। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में आपका द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या द्वितीय कर्नाटक युद्ध का परिणाम नहीं थे। चलिए, तो बात यहाँ पर क्लियर हो रही है कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मराठा साम्राज्य के संदर्भ में अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना और मुगलों को प्रतिस्थापित करने में उनकी विफलता के क्या कारण थे। मतलब बात हो रही है मराठा साम्राज्य को लेकर, ठीक है। जब मराठा साम्राज्य को लेकर यहाँ पर बात हो रही है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि भाई क्या क्या स्टेटमेंट यहाँ पर प्रदान किए गए हैं हमको, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है कि उनके पास अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक दृष्टिकोण और कार्यक्रम का अभाव था। पता नहीं हमको, पता नहीं हमें क्या यहाँ जानकारी थी, परंतु हम जब तक दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे हम अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने वाले, ठीक है। चलिए, तो दूसरा स्टेटमेंट है मराठा सरदारों में एकता का अभाव था। अब चलो, अब तीसरा पढ़ लेते हैं। उनके पास प्रतिभाशाली सेनापति और राजनीतिज्ञों की कमी थी। अब देखो, अब हम पकड़ेंगे सबसे छोटा स्टेटमेंट। सबसे छोटा स्टेटमेंट क्या है कि मराठा सरदारों में एकता का अभाव था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। मराठा सरदार में एकता का अभाव था, ये आपको मैंने पहले भी बताया है ना। चाहे पानीपत का तृतीय युद्ध हो या उसके बाद अंग्रेजों के साथ लड़ाई हो, कहीं ना कहीं मराठाओं सरदारों में एकता नहीं थी। कहीं सिंधिया अलग भाग रहे हैं, है ना। आप जान ही रहे हैं, भोसले कहीं अलग भाग रहे हैं, गायकवाड़ कहीं और निशाना लगा रहे हैं। आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्कुल जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है बिल्कुल सही हो जाता है। तो देखो, इससे क्या होगा आपका, हम अगर काटापीटी मचाएं तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है ना, ये कट जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है, मतलब बी ऑप्शन कट गया क्योंकि इसमें दूसरा स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, अब अगला और छोटा स्टेटमेंट देख लेते हैं, वो है तीसरा। उनके पास प्रतिभाशाली सेनापति और राजनीतिज्ञों की कमी थी। अरे भाई, मराठाओं के पास जो था ना, वो केवल और केवल क्या था, प्रतिभाशाली सेनापति ही थे और राजनीतिज्ञ ही थे, है ना। तो भाई यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है ये कट जाता है, मतलब तीसरा ऑप्शन नहीं आएगा। देखो, इससे हमारे ऐसे अगर हम काटापीटी बचाए ना, तो सी आंसर भी कट गया और आपका डी आंसर भी कट गया, और हमारा ए यहाँ आंसर निकल जाता है। मतलब एक वाला जो स्टेटमेंट, पहला जो स्टेटमेंट है वो हमको यहाँ पर सही समझ में आ रहा है। देख लीजिए उसको एक बार पढ़ के, हम कहीं ना कहीं उसके लिए अपने और परसेंटेज, अपने विश्वास के परसेंटेज को बढ़ा देते हैं। उनके पास अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक दृष्टिकोण और कार्यक्रम का अभाव था। ये बात बिल्कुल सही है। देखो, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मराठा साम्राज्य कहीं ना कहीं एक प्रकार से विध्वंसकारी नीतियों पर काम करते थे, आक्रमणकारी नीतियों पर काम करते थे, छापामार नीतियों पर काम करते थे, परंतु इनके पास कोई अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना के लिए कोई एक व्यू पॉइंट नहीं थे, कोई दृष्टिकोण नहीं था, कोई विजन नहीं था। समझ रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपका आंसर एक है और आपका स्टेटमेंट एक है और स्टेटमेंट दो है, ये सही हो जाता है, और ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है हमारे ऑप्शन ए में। तो यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा। देखो भाई, अगर एक स्टेटमेंट भी आपको अच्छे से पता है ना, आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, अब अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। अगला स्टेटमेंट है कि निजाम उल मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में, जिसने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब मतलब हमको बात करना है हैदराबाद के को लेकर, हैदराबाद को लेकर बात करना है, और हैदराबाद को लेकर बात करना है तो हमको बात करनी किसकी, निजाम उल मुल्क की बात करनी है। चलो जल्दी से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया कि 1724 में हैदराबाद राज्य की इन्होंने स्थापना की है। चलो, हमको पता है कि भाई कहीं ना कहीं इनके निजाम उल मुल्क आसफ जाह के दिल्ली से गमन को भी कहीं ना कहीं सद्भावना का गमन माना गया है। मतलब हमने इनके बारे में काफी पढ़ के भी रखा हुआ है ना, निजामुल मुल्क आसफ जाह के बारे में, ठीक है। चलो, तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि उसने कभी मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की। अब बताइए, उन्होंने बोला है कि अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की, हमें क्या पता। हम तो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे और तीसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तभी हम अपने निष्कर्ष पर निकलेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि उसने हिंदुओं के प्रति असहिष्णु नीति का अनुसरण किया। हमें इसकी भी जानकारी नहीं है भाई। हम तीसरा स्टेटमेंट और जल्दी से पढ़ लेते हैं। उसने दक्कन में मुगल पद्धति से एक भिन्न व्यवस्थित प्रशासन की स्थापना की। अच्छा, दक्कन में मुगल पद्धति से भिन्न एक व्यवस्थित प्रशासन की स्थापना की। भाई साहब, इसके पास क्या इतना टाइम था
कि जो व्यवस्थित प्रशासन की स्थापना कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। मतलब आप यहाँ आसानी से समझ लीजिए कि आपका जो तीसरा नंबर का स्टेटमेंट है ये कट जाता है, और जैसे ही तीसरे नंबर का स्टेटमेंट कटता है आपका आंसर निकल के आता है, और आपका आंसर ए, क्योंकि बी सी और डी यहां पर हो जाते हैं कट। ठीक है, चलिए अब आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि उसने हिंदुओं के प्रति असहिष्णु नीति का अनुसरण किया। अब देखो भाई, यहाँ पर आपको मैं पहले ही बता दूं कि हिंदुओं के प्रति असहिष्णु नीति का अनुसरण किया, तो देखो निजामुल मुल्क हैदराबाद में गए थे, और निजामुल मुल्क एक मैंने बोला ना कि दिल्ली से सद्भावना का गमन हुआ है, तो भाई सद्भावना का मतलब आप समझ रहे हो, अच्छी भावना। अब अच्छी भावना वाले व्यक्ति के मन में असहिष्णुता के भाव तो हो ही नहीं सकते। मतलब आप यहाँ समझ लीजिए कि आपका जो स्टेटमेंट 2 है ये बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा, है ना। अब बात आती है कि उसने कभी मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है ना। वो कहीं ना कहीं देखो, मैंने आपको बताया था कि ये कहीं ना कहीं जो हैदराबाद जैसे राज्य थे वो उत्तराधिकार राज्यों की श्रेणी में आते थे, और जब उत्तराधिकार राज्यों की श्रेणी में आते थे तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की। इसलिए आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लीजिए, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव रूप में मैंने यहाँ पर प्रदान कर दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो देखो उन्होंने बोला हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। उदाहरण के लिए एक हिंदू पूरनचंद उनका दीवान था, है ना, बड़ी अच्छी बात है। उसने मुगलों की जागीरदारी व्यवस्था के आधार पर दक्कन पर एक व्यवस्थित प्रशासन की स्थापना की, है ना, बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पर हमको आंसर अपना मिल गया है कि ऑप्शन 6 का ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, और हमने इसको बहुत आसानी से निकाल लिया, हमें बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। यदि हमको कॉन्सेप्ट पता है तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में 18वीं और 19वीं शताब्दी में अकाल की तीव्रता में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हो सकते हैं? देखो 18वीं और 19वीं शताब्दी में अकाल की तीव्रता, देखो मैंने आपको पहले ही बताया है कि भारत में 18वीं और 19वीं सदी में बहुत ज्यादा अकाल देखने को मिले हैं। मैंने क्या कारण आपसे चर्चा किया हूं, यहाँ पर आपको वो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो ब्रिटिश और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच लगातार युद्ध, देखो भाई पता नहीं क्या बात है, हमें तो नहीं पता, हम तो जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, है ना। हम जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे तभी हमको क्लियर होगा, है ना। दूसरा है ब्रिटिशों द्वारा भारत में अपनाई गई कठोर भू राजस्व नीति, हम इसको भी अभी हम कोई नहीं, हम देखने ही नहीं वाले नहीं अभी, है ना। अंग्रेजी व्यापारी द्वारा व्यापार में सट्टेबाजी, है ना। और चौथा है वाणिज्यिक फसलों की जबरन कृषि। चलो छोटे स्टेटमेंट से शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। पहला हम सबसे पहले देखते हैं चौथे स्टेटमेंट को। चौथा स्टेटमेंट बोल रहा है वाणिज्यिक फसलों की जबरन कृषि। देखो भाई सीधी बात थी, मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं कमर्शियल क्रॉप का इन्होंने उत्पादन करवाना शुरू कर दिया, जिससे जब अकाल आया तो कहीं ना कहीं भुखमरी की स्थिति देखने को मिली। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपका जो स्टेटमेंट 4 है वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कट जाता है, क्योंकि ये 1 और 3 के साथ बोल रहा है, मतलब इसमें 4 वाला कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर कट गया, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे जल्दी से। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़े तो जो दूसरा हमको स्टेटमेंट समझ में आ रहा है वो है कि दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। ब्रिटिशों द्वारा भारत में अपनाई गई कठोर भू राजस्व नीति, बिल्कुल सही। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कठोर भू राजस्व नीति को यहाँ पर इन्होंने अपनाया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं चाहे आपका द्वैत शासन प्रणाली हो, उसके बाद आपका स्थायी बंदोबस्त हो, उसके बाद आपका रैयतवाड़ी हो, उसके बाद आपका महालवाड़ी हो, कहीं ना कहीं यहाँ ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए सांस लेने का भी समय उपलब्ध नहीं करवाती है ये भूनीतियां, जिससे कहीं ना कहीं किसानों को अकाल में वास्तविक वास्तविक अनाज की आपूर्ति नहीं हो पाती जो उन्हें आवश्यक थी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपका जो ऑप्शन 2 है ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते जल्दी से 1 नंबर को, ब्रिटिश और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच लगातार हो रहा है युद्ध। बिल्कुल ये कथन भी बिल्कुल हमको सही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश और क्षेत्रीय शक्तियां युद्धों में व्यस्त थी और अकाल पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, मतलब एक अच्छा प्रशासन कहीं ना कहीं उन्हें प्रदान नहीं हो रहा था। इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 भी बिल्कुल सही है। तो देखो जैसे ही आपका ऑप्शन 1 सही होता है तो यहाँ पर हमारा आंसर अब करीब करीब हम पहुंच गए ए और डी के बीच में, क्योंकि दूसरा भी सही हो गया, चौथा भी सही हो गया है। अब हमको पढ़ना तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसको थोड़ा सा आपको समझना चाहिए था कि आप कैसे इसका आंसर निकालते। अंग्रेज व्यापारियों द्वारा व्यापार में सट्टेबाजी। देखो भाई बात ऐसी थी कि अंग्रेज व्यापारी अपने स्वयं का व्यापार तो कर ही रहे थे और कहीं ना कहीं व्यापार में वो सट्टेबाजी का भी पूर्ण रूप से प्रयोग कर रहे थे ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका आंसर
स्टेटमेंट 3 नंबर भी सही हो जाता है और आपका आंसर यहाँ पर निकल जाता है डी। समझ रहे हैं आप? तो आपका आंसर यहाँ डी निकल चुका है, मतलब बात यहाँ पर क्लियर सर हो रही है कि यहाँ पर आपका आंसर डी भी निकल चुका है। ये एनालिसिस हो जाए उसके बाद मैं आपके डाउट्स लूंगा, है ना? तो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? चलिए, अब ओके क्वेश्चन नंबर ओके 8 है, मराठा शक्तियों के पतन के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए भाई आगे बात कर लेते हैं, मराठा शक्ति का पतन कैसे हुआ, ठीक है? तो उनके कारण क्या क्या थे? तो पहला स्टेटमेंट है कि उन्होंने आधुनिक हथियारों के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का को महत्व नहीं दिया। क्या पता, हमें कोई जानकारी नहीं है, है ना? हम दूसरा स्टेटमेंट को और पढ़ लेते हैं। व्यापार और उद्योग में उन्हें कोई रुचि नहीं थी। अच्छा, 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 चलो इसको भी हम बड़े अच्छे से हमने पढ़ा, मुस्कुराए और हम आगे निकल गए, है ना? तीसरा स्टेटमेंट है कि उनके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अभाव था। देखते हैं भाई कि उनके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अभाव था या नहीं था। चलो, तो बात यहाँ पर होती सबसे छोटे स्टेटमेंट को हमको पकड़ना है। सबसे पहले तो हमने पकड़ा सेकंड नंबर के स्टेटमेंट को। ये बोल रहा है व्यापार और उद्योग में उन्हें कोई रुचि नहीं थी, मराठा शक्तियों के पतन का कारण। बिल्कुल सही बात है, व्यापार और उद्योग में उन्हें कोई रुचि नहीं थी। मैंने हमेशा बोला है मराठा एक प्रकार से घुसपैठिए नीति पर काम करते थे, चौथ और सरदेशमुखी वसूलते थे, छापा मार इनकी युद्ध नीति थी, व्यापार और उद्योग इनके वश का नहीं था। मतलब आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यापार और उद्योग में उनकी कभी कोई रुचि नहीं रही, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इन ये आर्थिक रूप से हमेशा तंग रहे, हमेशा आर्थिक रूप से कमजोर रहे। इसीलिए देखिए आपका स्टेटमेंट नंबर जो 2 है वो हो जाता है सही, मराठा शक्तियों के पतन के कारणों में। ठीक है, जैसे ही आपका स्टेटमेंट आपका दूसरा सही होता है तो देखिए आपका आंसर निकल चुका है। अच्छा, नहीं निकला है अभी, है ना? चलो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही हुआ है, दूसरा स्टेटमेंट सही हुआ था, एक ऑप्शन आपका कट गया है, वो ऑप्शन कटा है आपका सी, केवल 3 तो भाई कट गया। मतलब यहाँ पर केवल 3 नहीं हो सकता, ठीक है? ए, बी और डी में से कोई ना कोई ऑप्शन है। चलो अब जल्दी से हम यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट को फिर पढ़ लेते हैं। तो बोल रहा है कि उनके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अभाव था। देखो भाई मैंने बोला ना व्यापार और उद्योग ही नहीं है उनके पास, तो वित्तीय संसाधनों का तो अभाव रहेगा ही रहेगा। अच्छा, उनके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अभाव था। ये बात थोड़ी-सी यहाँ पर हमारे गले नहीं उतर रही है। ये बात हमारे लिए गले क्यों नहीं उतर रही है? क्योंकि भाई ये व्यापार और उद्योग के साथ इनके पास व्यापार और उद्योग के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते थे? क्योंकि इनको पैसा मिल जाता था ना। पैसा कहाँ से मिल जाता था? ये छापेमार युद्ध करते थे, लूटते थे, चौथ और सरदेशमुखी वसूलते थे, तो पैसा इनको मिल जाता था, मतलब संसाधनों का अभाव नहीं था। मतलब यहाँ पर जो तीसरा नंबर का स्टेटमेंट है ये हो जाता है गलत और अब आपका आंसर निकल जाता है। देखो बी भी कट गया और डी भी कट गया, समझ रहे हो? सी हमने पहले ही काट चुके थे, ठीक है? अब आपका आंसर यहाँ पर ए हमको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है? चलो अब हम पहले स्टेटमेंट को पढ़ के अपने इस आंसर को और मजबूत कर लेते हैं। उन्होंने आधुनिक हथियारों के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को महत्व नहीं दिया। बिल्कुल सही बात है। देखो भाई मराठे जो थे ना, ये अपने जो ट्रेडिशनली विचारधारा पर ही काम करना ज्यादा चाह रहे थे। मतलब जय मराठा जय भवानी की बात ये हमेशा करते थे, ठीक है? तो कहीं ना कहीं इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ज्यादा प्रोत्साहित नहीं किया। इसका परिणाम क्या हुआ कि तलवारों के दम पर ही लड़ते हुए कहीं ना कहीं पानीपत के तृतीय युद्ध में मुंह की खाए थे इन्होंने। समझ रहे हैं आप कि कहीं ना कहीं इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं किया था। और अब्दाली के पास कहीं ना कहीं क्या था भाई? अब्दाली के पास ऊंट में बैठने वाली एक बंदूक थी और वो बंदूक घूम घूम के मारती थी। समझ रहे हो? उसने कहीं ना कहीं भय पैदा कर दिया था मराठा शक्ति में। तो इसीलिए यहाँ पर आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सही हो जाता है और हमको आंसर हमारा मिल जाता है और हमारा आंसर यहाँ पर हो जाता है ए, केवल 1 और 2। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में चौथ और सरदेशमुखी शब्द संदर्भित करते हैं। देखो भाई बात यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9 की कि चौथ और सरदेशमुखी शब्द क्या संदर्भित करते हैं। समझ रहे हो आप? देखो भाई चौथ और सरदेशमुखी मैंने अब भी क्लियर किया कि मराठे इससे क्या वसूल रहे हैं? राजस्व वसूल रहे हैं, है ना? तो चौथ और सरदेशमुखी के संबंध में यहाँ पर देख लीजिए, मराठाओं द्वारा कुलीनों को दी जाने वाली सामंती उपाधि, भाई साहब ये तो बिल्कुल नहीं है, इसको हमने ऐसे ही काट दिए। फिर मुगल सम्राट द्वारा गैर मुसलमानों पर लगाया गया धार्मिक कर, ये भी नहीं है भाई, हमने इसको भी काट दिया। फिर तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, यह एक कर था जिसे मराठों द्वारा उनके नियंत्रण अ, हाँ, उनके नियंत्रण से बाहर के क्षेत्रों पर आक्रमण न करने के वादे के बदले लगाया गया और एकत्रित किया जाता था। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है ना वो बिल्कुल हमारे आंसर से मैच खा रहा है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपका आंसर 9C यहाँ पर सही हो सकता है। फिर भी हम 10वें डी को पढ़ लेते 9वें डी को पढ़ लेते हैं। यह मुगल सम्राट द्वारा दक्कन क्षेत्र में लगाया गया एक भू राजस्व कर था। देखो भाई मुगल सम्राट से कहीं ना कहीं कोई भी लेना देना नहीं था चौथ और सरदेशमुखी का, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाता है चौथ और सरदेशमुखी को लेकर। देखो मैंने बताया कि मराठे चौथ और सरदेशमुखी के रूप में
क्या करते थे, कर वसूला करते थे। चौथ किससे वसूलते थे, चौथ वो उन राज्यों से वसूलते थे जिन राज्यों में उनका नियंत्रण नहीं होता था, परंतु अपने राज्य से वो सरदेश मुखी वसूलते थे। चौथ मतलब समझ लीजिए कि आपका 25% होता था और सरदेश मुखी आपका 10% होता था, है ना। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के तत्काल प्रभाव के रूप में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। जल्दी से देख लेते हैं कि कौन सा द्वैत शासन की स्थापना का परिणाम था। देखो भाई, मैंने बात किया हूं, है ना, द्वैत शासन की स्थापना को लेकर बहुत हमने लंबी लंबी इसको लेकर चर्चा की है। देखो भाई, प्लासी का युद्ध का परिणाम तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्लासी का युद्ध युद्ध जो था वो कहीं ना कहीं कंपनी को उन्होंने स्पेस तो दे दिया था, परंतु अभी राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं कंपनी सक्षम नहीं हो पाई थी, ठीक है। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध, देखो भाई ये तो तृतीय कर्नाटक युद्ध तो आपका आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध था, है ना। इससे कहां से द्वैत शासन की स्थापना होगी, है ना, ये भी असंभव नहीं है, ठीक है। अब आता है बक्सर का युद्ध। देखो भाई बिल्कुल सही बात है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और 1765 में कहीं ना कहीं बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना होती है। इसीलिए आपका यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ये मैंने आपको पीडीएफ में यहाँ पर आपको स्टेटमेंट भी मिल जाएंगे, है ना। आप आसानी से देख सकते हैं कि राजस्व और दीवानी न्याय का अधिकार कहीं ना कहीं अलग अलग प्रदान करना ही द्वैध शासन था। और आपको मैंने चर्चा भी किया है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक नियंत्रण ये कम से कम रखना चाहते थे, इसीलिए ये द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था, है ना। तो आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 के साथ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानीपत के तृतीय युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। देखिए भाई, पानीपत के तृतीय युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम देखते हैं हम यहाँ पर ऑप्शंस के माध्यम से हम क्लियर करते हैं। इसने भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। चलो भाई, यहाँ पर ए ऑप्शन में ये बोल रहा है ना। चलो बी में देख लेते हैं, पश्चिम उत्तर भारत में अब्दाली का सुदृढ़ नियंत्रण स्थापित हो। देखो भाई, अब्दाली का नियंत्रण तो स्थापित नहीं हो पाया, है ना, ये तो बी तो कट जाएगा। दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान उभरती हुई शक्ति बन गया। देखो भाई, टीपू सुल्तान का कोई मतलब नहीं था पानीपत के तृतीय युद्ध से, है ना, तो ये भी यहाँ पर कट गया, ठीक है। इसने मुगल साम्राज्य के पुनः उदय का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी गलत है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब इसने भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। देखो भाई, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठे को वैसे ही अंग्रेज ब्रिटिश शक्ति कहीं ना कहीं खत्म करना चाह रही थी, परंतु वो खत्म नहीं कर पा रही थी, परंतु अब्दाली ने कहीं ना कहीं इनको चुनौती देकर कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, इसलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन, मराठा शक्ति कुछ आधारभूत कमजोरियों से ग्रसित थी जिसने इसके पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निम्नलिखित में से कौन सी इन कमजोरियों में सम्मिलित नहीं है। देखो भाई, मराठा शक्ति को लेकर फिर क्वेश्चन है, देखो मराठा के आसपास ये क्वेश्चन घूम रहा है, तो इन्होंने पहला ऑप्शन बोला है कि वे महाराष्ट्र के बाहर सुव्यवस्थित प्रशासन स्थापित करने में असफल प्रशासन स्थापित करने में विफल रहे। देखो भाई, बिल्कुल बात सही है, महाराष्ट्र के बाहर इन्होंने सही तरीके से अपने आप को स्थापित नहीं किया। देखो इनकी हमेशा नीति क्या रहती थी, लूटने की रहती थी, लूटे और भागे, लूटे और भागे, तो कहां से सुव्यवस्थित प्रशासन स्थापित कर पाएंगे, आप स्वयं समझ सकते हैं यहाँ पर, है ना। अब अगला ऑप्शन है अन्य शासकों के क्षेत्र में उनके आक्रमणों ने शत्रु बनाए। बिल्कुल सही बात है। देखो भाई, ये क्या करते थे, आक्रमण करते थे, लूटते थे और भाग जाते थे। अब ये कब तक कोई स्वीकार करता, है ना कहीं यहाँ पर लोग मराठों से चिढ़ने लगे थे, और मैंने आपको बताया कि पानीपत के तृतीय युद्ध में ये विदेशी शक्ति से लड़ भी रहे थे, अब्दाली से लड़ भी रहे थे, तो कोई भी देशी सरकार इनकी सहायता के लिए तैयार नहीं थी, कोई भी प्रांतीय राज्य इनकी सहायता के लिए तैयार नहीं था, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है कि मराठा सरदारों के बीच के आंतरिक संघर्ष। बिल्कुल सही बात है ना, मराठा सरदार आपस में बिल्कुल आंतरिक संघर्ष को बिल्कुल चरमोत्कर्ष पर रखा था इन्होंने, और यहाँ पर समझ लीजिए कि भोसले लड़ रहे हैं पेशवा से, पेशवा लड़ रहे हैं गायकवाड़ से, गायकवाड़ लड़ रहे हैं सिंधिया से, तो ये बिल्कुल आसानी से चल रहा था। तो देखो आपका ऑप्शन डी जो है, उपयुक्त सभी कमजोरियां व्याप्त थी, ये बिल्कुल सही है, तो आपका 12 का आंसर डी मिल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुर्शिद कुली खां हैदराबाद प्रांत का प्रथम सूबेदार था, और दूसरा है मुगल साम्राज्य के पतन ने विभिन्न सूबेदारों के मध्य संघर्ष को बढ़ाया। देखो भाई, मुर्शिद कुली खां हैदराबाद प्रांत नहीं गया था, मुर्शिद कुली खां ने, हम जान रहे हैं कि उत्तराधिकार राज्य की स्थापना की थी, परंतु वो राज्य था बंगाल, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 तो वैसे ही कट जाता है। हैदराबाद की स्थापना की थी किसने, निजामुल मुल्क ने, है ना। चलिए अगला आपका स्टेटमेंट है कि मुगल साम्राज्य के पतन ने विभिन्न सूबेदारों के मध्य संघर्ष को बढ़ाया। देखो भाई, ये बात जो है आपकी कहीं ना कहीं आपकी, ये इस बात को हम थोड़ा महत्व दे सकते हैं
मतलब स्वाभाविक सी बात है, हम महत्व दे सकते हैं, परंतु यहाँ पर अगर आपने देखा होगा कि विभिन्न सुबेदारों के मध्य संघर्ष को बढ़ाया, संघर्ष को यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमको बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ देखने को नहीं मिलेगा, हमको बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ देखने को नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तराधिकार राज्य यहाँ पर उत्पन्न हो गए हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं तो ब्रिटिश शक्ति भी आ गई है। तो आपका जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ना, ये कट जाता है। मतलब आपका आंसर यहाँ पर ए आता है, मतलब केवल एक, मतलब मुर्शिद कुली खां, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मुर्शिद कुली खां हैदराबाद प्रांत का प्रथम सूबेदार था। देखो भाई, मुर्शिद कुली खां हैदराबाद प्रांत का प्रथम सूबेदार तो नहीं था, है ना? तो यहाँ पर आपका जो आंसर ऑप्शन है ये तो कट गया एक। और मुगल साम्राज्य के पतन ने विभिन्न सूबेदारों के मध्य संघर्ष को बढ़ाया, है ना? तो भाई ये भी आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो जाता है, एक मिनट, ये इसको थोड़ा सा आंसर को हम चेक कर लेते हैं, एनालिसिस में देख लेते हैं जल्दी से। देखो यहाँ पर ना दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है ना? मैंने आपको बताया कि ये दोनों स्टेटमेंट हमको यहाँ पर बिल्कुल नहीं जम रहे हैं, समझ रहे हो आप? तो ये 13 का जो है ना डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि देखो मैंने बोला ना कि यहाँ पतन के बाद सरदारों को सुबेदारों के मध्य संघर्ष नहीं बढ़ा, समझ रहे हैं आप? सुबेदारों के मध्य संघर्ष नहीं बढ़ा है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी, मतलब इनमें से कोई नहीं, मतलब दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर 13 के गलत है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपका अगला क्वेश्चन नंबर 14, पानीपत के तृतीय युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आगे बोला जा रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के संबंध में हमको यहाँ पर विचार करना है। तो देखो भाई, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और मुगलों के मध्य हुआ था। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। तो भाई पानीपत का तृतीय युद्ध तो मराठा और मुगलों के मध्य हुआ ही नहीं था, ये आपको अच्छे से पता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? अब्दाली और किसके बीच में हुआ था? अब्दाली और यहाँ पर वह हुआ था मराठों के बीच में। तो ऑप्शन नंबर 1 तो कट गया, है ना? अगला है कि इस युद्ध ने उत्तर में मराठों के प्रसार को हमेशा के लिए स्थगित कर दिया। देखो भाई, युद्ध ने उत्तर में मराठों के प्रसार को हमेशा के लिए, ये कथन बिल्कुल यहाँ पर सही लग रहा है, परंतु अगर आप यहाँ पर देखें तो देखो इसका जो आपका एनालिसिस है आपको यहाँ पर समझ में आएगा। वो क्या बोल रहा है कि 1771 ईस्वी तक मराठों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया था तथा पेशवा माधवराव के नेतृत्व में उत्तर भारत में अपनी शक्ति पुनर्स्थापित की। हमको लग रहा है कि बहुत कमजोर जरूर हो गए हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं वो कुछ मात्रा में प्रभावशाली रहे। इसीलिए आपका यहाँ पर जो आंसर है, ये स्टेटमेंट 2 है, ये भी पूर्णतः कट जाता है। मतलब यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो डी, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? गलत है। क्लियर हो रही बात? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सालबाई की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई सालबाई की संधि यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है ना? किन किन के बीच में हुई है? तो आपको तो पता है कि कहीं ना कहीं सालबाई की संधि जो है आंग्ल और मराठाओं के बीच में हुई है। चलो, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात इस संधि पर ब्रिटिश और मराठों के मध्य हस्ताक्षर किए। देखो भाई, ऐसा नहीं है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध तो कब हुआ है? वो तो आपका 19वीं सदी में देखने को मिलेगा, है ना? और सालबाई की संधि आपकी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय में हुई थी, और वो आपका क्या था? 18वीं सदी था, है ना? तो इसलिए कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट 1 कटता है, और स्टेटमेंट 1 जैसी कटता है ना, तो आपका ये जो सी आंसर है ना, ये निकल के आता है। 2 और 3 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो देखो क्या है 2 और 3 में? इस संधि ने हैदर अली और फ्रांसीसियों के विरुद्ध मराठों को ब्रिटिश सहायता का आश्वासन दिया, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा है कि पुरंदर की संधि के तहत ब्रिटिश अधिकृत प्रदेशों को वापस लेने के लिए सहमत हुए। देखो, हम काटापीटी जो हमारी पद्धति है ना, इसके माध्यम से मैंने आपको हमेशा बोला है कि यूपीएससी का एग्जाम कभी भी ज्ञान से नहीं निकल सकता। ज्ञान के केवल ज्ञान से बोल रहा हूं मैं, केवल ज्ञान से नहीं निकल सकता। ज्ञान के साथ साथ आपको स्ट्रेटजी के साथ आंसर को टैकल करना होगा, और क्वेश्चन से अपने आंसर को निकालना होगा। इसीलिए यहाँ पर देखो 1 नंबर का जैसी ऑप्शन कटा, आपका आंसर यहाँ पर सी मिल गया। बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं? अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे अब यहाँ पर डाउट पूछ सकते हैं।